नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट फरवरी 2026 में जो कि हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके विषय में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं। पढ़ाना तो नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहेंगे सिखाना है, क्योंकि देखिए हम लोग सीखते और सिखाते हैं, इसी से हम लोग की जो स्किल है या हम लोग की समझ मजबूत होती है। तो हम दोनों लोग मिलकर सीखेंगे, सिखाएंगे। जो चीज़ हमसे हो सकेगा हम आपको बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे समझ के साथ आपको डिलीवर करेंगे। अगर कुछ आपको उसमें दिक्कत है या कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं सीटेट के विषय में। देखिए, जिन भाइयों ने सीटेट एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनके विषय में थोड़ी-सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। सीटेट की बात करें तो सीटेट का एग्ज़ाम यूपी टेट से बिल्कुल अलग होता है। यूपी टेट की बात करें तो वहाँ पूरे के पूरे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डेट और मनोवैज्ञानिक का नाम, बहुत सारी चीज़ें जो आपको फैक्ट फैक्ट पढ़ना पड़ता है और उसको रटना पड़ता है। लेकिन सीटेट की बात करें तो इसमें देखिए, चाहे प्रथम पेपर ले लीजिए, चाहे सेकंड पेपर ले लीजिए, बाल विकास यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है, जिसके अंतर्गत बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और समावेशी शिक्षा, ये 3 पार्ट जो है आते हैं। इनका बहुत ही बड़ा रोल है। कैसे रोल है समझते हैं। देखिए, अगर हम सीटेट के सिलेबस की बात करें तो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका सीडीपी आता है। सीडीपी के बाद आपका हिंदी आता है। हिंदी के बाद आपका अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ आता है, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ईवीएस आता है और लास्ट में आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे आप इंग्लिश लीजिए चाहे आप संस्कृत लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की। ऐसा ही सेकंड पेपर में होता है, आपका सीडीपी रहेगा, इसके बाद में आपका हिंदी रहेगा। सीडीपी हिंदी के बाद अब देखिए, जिन्होंने बीएससी वगैरह किया है उनके लिए मैथ साइंस रहता है, और जिन्होंने अपना आर्ट से पढ़ा है उनके लिए सोशल साइंस रहता है। इसके बाद आपका लास्ट जो है वो आपका फिर वही इंग्लिश या संस्कृत में से आप कोई एक चुन सकते हैं। ठीक है। नंबर की बात करें तो अगर फर्स्ट पेपर में देखें तो 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का, मैथ भी 30, ईवीएस भी 30, और इन दोनों में से चाहे आप इंग्लिश ले चाहे संस्कृत ले, 30-30 नंबर के होते हैं, जिसमें से पूरा कितना हुआ 150 नंबर। ठीक है। अपर की बात करें तो यहां भी सीडीपी से 30 नंबर आता है, हिंदी से 30 नंबर। अब ध्यान समझिएगा, जिन्होंने मैथ साइंस लिया है उनके लिए 60 प्रश्न आएगा। जिन्होंने मैथ साइंस नहीं लिया है, केवल एसएस लिया है, उनके लिए भी 60 प्रश्न आएगा। समझ आया आपको? यानी कि जिन्होंने मैथ साइंस लिया है वो मैथ साइंस करेंगे, एसएस नहीं करेंगे। जिन्होंने एसएस लिया है वो एसएस करेंगे, मैथ साइंस नहीं करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के 30-30 60 और 60 120। फिर यहां से लैंग्वेज सेकंड में से 30 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब बताना क्या है वो समझिए, इतना आप जानते होंगे। ठीक है। देखिए, समझाना हमको ये है, इस 60 प्रश्न में से प्रत्येक भाग में से देखिए, ये तो पूरा 30 का 30 आएगा ही आएगा। इसमें से 15 प्रश्न, इसमें से भी 15 प्रश्न, इसमें से भी 15 प्रश्न और इसमें से भी 15 प्रश्न। अगर आप मोटा मोटा देखें तो 15 जो का 60 और 30 लगभग 90 प्रश्न यहां आपके सीडीपी से आते हैं। सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान, या सीडीपी अगर फुल फुल फॉर्म देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी होता है। यानी कि बाल विकास जो मनोविज्ञान है, कितना बड़ा रोल अदा करता है सीटेट में, आप समझिए। 150 प्रश्नों में से लगभग 90 प्रश्न नहीं तो 75 से 80 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए हैं, जो केवल और केवल आपको बाल मनोविज्ञान से पूछेगा। बाल मनोविज्ञान के ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप पिछले 10 साल 20 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन पूरा रिपीट करते हुए नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। ध्यान सुनिएगा जो हम कह रहे हैं, केवल बाल मनोविज्ञान के प्रश्न, फैक्ट वाले नहीं। तो बाल मनोविज्ञान को अब हम पढ़ें कैसे, समस्या ये आती है। कोई भी राइटर की आप बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी चैनल को आप सब पढ़ सकते हैं, चाहे यहाँ से चाहे किसी भी से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब अच्छा लगेगा, सब आपको समझ भी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर हम सीडीपी को समझ नहीं रहे हैं, केवल हम रट रहे हैं, जैसे किसी मनोविज्ञान की थ्योरी में रट लिया, अच्छी बात है। किसी सिद्धांत को हमने समझ लिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इन सब से आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत बनेगा, 8-10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन हमें बनाने कितने हैं? हमें बनाने हैं लगभग 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन कैसे हुए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये 90 क्वेश्चन बनेंगे कैसे। देखिए, बनने के लिए क्या होगा, कोई भी पॉइंट आप जब भी पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, उसको समझिए ये कहना क्या चाहता है। इट मीन्स कि
सबसे पहले आप बन जाइए बालक, बच्चे बन जाइए, उसके मेंटल लेवल से आप सोचिए, उसके लिए जो सुटेबल होगा वही आंसर आपको एग्जाम में देना है। और एग्जाम ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, ऐसा फंसाएगा आपको, वो कोई भी ऑप्शन उसका गलत नहीं रहेगा। जैसे अगर हम कह दें कि बताइए इसमें से मीठा कौन है, चीनी भी ऑप्शन में रहे, गुड़ भी ऑप्शन में रहे, बिस्किट भी ऑप्शन में रहे, नीचे मान लीजिए कोई हमने मिठाई रख दिया रसगुल्ला भी, तब तो आप कंफ्यूज जाएंगे, कह रहे इसमें कौन सा मीठा है, हमें क्या पता कौन सा मीठा है कौन सा नहीं मीठा है। लेकिन ऐसे ही आपको फंसाएगा, चारों ऑप्शन दे देगा, आप उसमें से पूछेगा बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो इसीलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, शब्दों को पकड़िए, समझिए, उसको अपनी उस कंडीशन में आप जाइए, आराम से आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीटेट का प्लस पॉइंट यही है कि आप चीजों को समझ समझ के अगर कर रहे हैं, उसको वो कहना क्या चाहता है, सिचुएशन क्या कह रहा है, किस कंडीशन में क्वेश्चन को ले जाके पूछ रहा है। कभी आपसे वो निगेटिव बात कह के पॉजिटिव पूछेगा, कभी पॉजिटिव कह के निगेटिव पूछेगा। अगर इसकी समझ आपने बना ली तो आपका काम हो जाएगा, आराम से आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट बात आपको बता रहे हैं। अब मुद्दा यह आता है कि अगर 90 प्रश्न ये है तो शेष 60 प्रश्न कहां से आते हैं। शेष 60 प्रश्न के लिए आपको कोई पत्रिका, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंसते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पहला पेपर अप्लाई किया है तो 1 to 5 की एनसीईआरटी की बुक आप प्रीफर करिए, उसको पढ़िए, अच्छे से काम हो जाएगा आपका। अगर आपने 6 to 8 अप्लाई किया है तो 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक आप पढ़िए। साइंस मैथ किया है आपने तो साइंस मैथ पढ़िए, एसएस आपने किया है तो एसएस पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा स्पष्ट सीटेट के सिलेबस में लास्ट में एकदम पूरा पूरा लिखा गया है कि किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए या किसी भी पाठ्यक्रम के लिए, किसी भी संशोधन के लिए आप एनसीईआरटी बुक का यूज कर सकते हैं। नहीं विश्वास होगा तो आप जाके अभी वेबसाइट पे पूरा पूरा पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, जहां सिलेबस दिया हुआ है लास्ट लाइन ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई मोटा मोटा हमें जो हमें समझना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि बाल विकास को हमें समझ के चलना है। जो चीज हम पढ़ें, ठीक है, ऐसा ना हो कि चीजें हम रट लें कि इस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा था, इसने ये कहा था, 100-200 मनोवैज्ञानिक हमने पढ़ लिया, एग्जाम में आया केवल एक हो, दिमाग फालतू खराब किया हमने। तो पहले उन उन चीजों को हम इग्नोर करते हैं जो चीजें केवल रटने वाली हैं। हम जो भी क्लास शुरू करेंगे, हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे वो कहना क्या चाहता है, और जब हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए समय ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस क्लास में आपको डिस्कस करना है वो हमारा सेक्शन है हमारा सीडीपी, यानी कि शिक्षा शास्त्र कह लीजिए, मनोविज्ञान कह लीजिए, इसी के सब पार्ट हैं। दर्शन शास्त्र, ठीक है, पहले दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र से ही निकल के आया है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, फिर मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है बाल मनोविज्ञान, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जैसे ही आप सिलेबस को ओपन करेंगे उसमें देखेंगे तो 3 पहले मोटे मोटे पॉइंट बनाए गए हैं। वो 3 मोटे मोटे पॉइंट क्या है समझिएगा। पहला पॉइंट आपका आता है बाल विकास। ठीक है, पहला पॉइंट आपका आता है बाल विकास। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है समावेशी शिक्षा। और तीसरा जो पॉइंट आता है आपका वो आता है शिक्षा शास्त्र और ये अधिगम। ठीक है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। अब बात को समझिए, फिर इसके अंतर्गत कई सारे बिंदु हैं, कई सारे टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत भी कई सारे बिंदु हैं, कई सारे टॉपिक हैं, और सेम इसके अंतर्गत भी कई सारे बिंदु हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं। 15 नंबर आपको यहां से पूछा जाएगा, 5 नंबर आपको यहां से पूछा जाएगा, 10 नंबर यहां से, टोटल कितना हो गया आप देख लीजिए, टोटल 30 नंबर हो गया। ठीक है, ये तो 30 नंबर हुआ सीडीपी का। इसके बाद मैथ की पेडोलॉजी, हिंदी की पेडोलॉजी, इंग्लिश की पेडोलॉजी, संस्कृत की पेडोलॉजी, विज्ञान की पेडोलॉजी, सामाजिक विज्ञान की पेडोलॉजी भी कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से चीजों को समझिए, पढ़िए, क्या कहना चाहता है उसको समझिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटा पॉइंट ये बाल विकास है, यहीं से हम शुरू करेंगे, एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे, कुछ भी उड़ाना नहीं है, एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे करके सबको कवर करेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास में देखिए ज्यादा आपको लिखवाएंगे नहीं, ज्यादा हम बोल के समझाएंगे। आपको जरूरत होगी तो आप लिख लीजिएगा, या आपको लगे कभी कि ये चीज गड़बड़ हो रही है या मिस हो रही है या इसको रिपीट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसको हम रिविजन करा देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए
पहला ही आपका टॉपिक है, अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो पहला आपका टॉपिक है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है इसका अधिगम से संबंध। किसका? विकास का, ठीक है। अधिगम से संबंध। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अब बात यहां आती है कि विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध। अब भाई जो बंधु कभी पढ़े हैं, उन्होंने इस चीज को देखा है, तो उनके लिए तो आसान है। जिन भाई बंधु ने या जिन बड़े भाइयों ने इस चीजों को, जैसे कि अधिगम हो गया, तो नाम सुना होगा, लेकिन अधिगम होता क्या है, अगर उससे परिचित नहीं होंगे तो समझेंगे कैसे। तो इन चीजों को समझना है, फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टर्म है विकास की अवधारणा, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसको? विकास की अवधारणा को। देखिए सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, पहले तो विकास होता क्या है, यानी कि डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने आपसे कहा ना, अब बच्चे के लेवल समझना है आपको। एक बच्चे का विकास कब से होता है? अगर मोटा मोटा हम आपसे पूछे कि एक बच्चा है, आप बताइए इसका विकास कब से हुआ, तो कुछ लोग कहेंगे कि जब बच्चा बोलना सीख गया, या जब बच्चा पैदा हुआ था, या जब बच्चा चलना फिरना सीख गया, या बच्चा जब बड़ा हो गया, पैसा कमाने लगा, तब उसका विकास हुआ। तो क्या ये सही है? किसी चीज की उत्पत्ति या किसी का विकास कहां से माना जाता है? एकदम उसके जड़ से, जहां से वो अस्तित्व में आया। अर्थात जब बच्चे का गर्भधारण होता है, या जब मां के पेट में बीजारोपण होता है, जैसे ही गर्भाधान होता है, उसी समय से विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब बच्चा एकदम पेट में रहता है, पेट में जैसे ही वो आता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये गर्भावस्था में लिखा है, यानी कि गर्भाधान से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब एकदम छोटा सा वो रहता है ना, एकदम सरसों के दाने के बराबर, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता जाएगा। फिर उसका धीरे धीरे आंखें आएंगी, सर आएगा, हाथ आएगा, पैर आएगा, और धीरे धीरे समय के साथ साथ 9 महीने बाद वो पूर्ण रूप से बच्चा विकसित होगा। फिर उसकी डिलीवरी होगी और बच्चा पैदा होगा। फिर उसके साथ साथ इस वातावरण में आएगा, और फिर धीरे 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 वो अपना डेवलपमेंट, या धीरे धीरे उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कह लीजिए, सब धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो विकास का प्रारंभ कहां से होता है? गर्भावस्था से। अब बात आती है, अच्छा तो विकास की अवधारणा, देखिए अवधारणा ही चल रहा है, अब आपको समझना है केवल, ठीक है, रटना नहीं है। गर्भावस्था से विकास चालू होता है। अब हम अगर आपसे कहें कि अच्छा बताओ विकास कब तक चलता है, ये तो समझ में आ गया कहां शुरू होता है, चलता कब तक है। अब समझिएगा, बच्चा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, आपको दिख रहा है, अच्छा इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 5 साल, 10, 15, 20, 25 साल का हो गया। आपने कहा अब तो बढ़ ही नहीं रहा है, इतना है भैया, 5 फुट का है, चलो इसका विकास क्लियर हो गया। ये 25 साल तक विकास हुआ, काम हो गया। लेकिन समझिएगा 25 साल में, 25 साल में मान लीजिए उस बच्चे ने 25 साल में एमए किया, अब 26वें साल में वो चला गया पीएचडी करने, या वो नेट जेआरएफ करने चला गया। तो अब बताइए क्या उसका ज्ञान रुक गया? ज्ञान तो उसका भी बढ़ रहा है। उसके शरीर में मान लीजिए कहीं उसका हाथ टूट गया, बाद में इलाज हुआ, फिर उसका हाथ सही हो गया, तो क्या वो विकास नहीं है? ठीक है। अर्थात ये 25 साल तक जो हम लोग देख रहे थे, ये क्या थी? ये वृद्धि थी जो कि रुक गई, लेकिन विकास उसका चल रहा है। और ये विकास जीवन पर्यंत चलता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यही है विकास की अवधारणा, ठीक है। यानी कि विकास गर्भावस्था से लेकर के कहां तक चलता है? जीवन भर, जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, ठीक है। ये तो हो गई विकास की अवधारणा। लेकिन मोटा मोटा हमको समझना ये भी है कि हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, ठीक है। बात को समझिएगा, देखिए हम काट नहीं रहे हैं कोई थ्योरी, बात को समझिए। अगर आपसे पूछा जाएगा विकास कब से कब होता है, तो गर्भावस्था से लेके जीवन पर्यंत। लेकिन बाल विकास अगर उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया? बाल विकास, तो बाल विकास होता है गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक,
क्योंकि बालक को बालक केवल किशोरावस्था तक ही माना गया है। उसके बाद उसको वयस्क की श्रेणी दी जाएगी, यानी कि एक आदमी की श्रेणी दी जाएगी, तब उसको किशोरावस्था यानी कि उसको बच्चा नहीं समझा जाएगा। इसलिए बाल विकास की अवधारणा या विकास की अवधारणा में स्पष्ट लिखा गया है कि जन्म से लेके किशोर या गर्भाधान से लेकर के किशोरा अवस्था तक विकास को क्या कहते हैं, विकास की अवधारणा के अंतर्गत लेते हैं। अच्छा, किसका विकास? अब ध्यान समझिएगा। जब एक बच्चा छोटा रहेगा, बड़ा होगा, तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, उसका शरीर भौकास होता जा रहा है, यानी बड़ा होता जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही आ गया कि भाई बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। चलो, ये क्लियर हो गया आपको कि बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। ये तो आप देखते जाएंगे ना। दूसरा, छोटा बच्चा रहेगा, उसमें समझ कम रहेगी, कहीं कूद जाएगा, कहीं उलट जाएगा, कहीं ढंगला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, धीरे धीरे वो चीजों को समझता जाएगा। छोटा बच्चा आग में हाथ डाल देता है, लेकिन जब वो बड़ा होगा धीरे, अच्छा ये इससे जल जाते हैं, ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 10 रुपए का नोट है। छोटे बच्चे को आप 1 रुपए दे देंगे, फट से ले लेगा, नोट देंगे तो फट डालेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। अर्थात मानसिक विकास, ये सब चीज आप अनुभव किए हैं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है, देखिए, जैसे जब बच्चा छोटा रहता है, आप उसको डांट देंगे, जब बिल्कुल छोटा रहेगा चुप हो जाएगा डर के मारे। थोड़ा सा और बड़ा होगा, जब शरारती होगा, डांटेंगे तो हे हंसता रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा, डांटेंगे तो सुनेगा नहीं, भाग जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, डांटेंगे तो आपको चार ठो सुना के निकल जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वो आसपास की चीजों को समझता है। आसपास उसके लोग जैसे इंटरेक्ट होते हैं, उनसे वो समझता है चीजों को, कहाँ हमें क्या बोलना है, किसको क्या कहना है। अगर अच्छा बच्चा है तो माता पिता की रिस्पेक्ट करेगा, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा और अच्छे से अपने आप को एकोमोडेट करेगा। लेकिन गड़बड़ बच्चा है तो दो चार ठो सुना के निकल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को समाज के रूप में या समाज से प्रभावित होकर के उससे भी वो सीखता है। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक, या इसका एक और नाम है भावनात्मक विकास। क्या नाम है? भावनात्मक विकास। और अंतिम में आता है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास क्लियर हो गई? अब देखिए हमारी डिफिनेशन निकल के आ गई। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास के क्रम को या विकास के समायोजन को या परस्पर अंतर्निहित विकास के चरण को ही हम क्या कहते हैं? विकास की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। इन चारों को सम्मिलित रूप से विकास का आयाम भी कहा जाता है। आयाम मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं भाग या आधार कह लीजिए। ठीक है, आयाम मतलब जैसे ना, अगर हमने इसको यहाँ पर रखा तो ये आयाम हुआ जिसपे टिका हुआ है। ठीक है, तो विकास के ये 4 आयाम है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अवधारणा क्लियर हुई आपकी? क्या हमको समझ आया? अच्छा, गर्भावस्था से लेकर के शारीरिक विकास, क्योंकि भाई देखिए बच्चा छोटा है, बड़ा तो होगा ना, शरीर उसका बड़ा होगा, तो ये हो गया शारीरिक विकास। जब शरीर बड़ा होगा, छोटे बच्चे की समझ कुछ रहती है, और 6 से 8 वर्ष के बच्चे कुछ रहती है, किशोरावस्था में कुछ होती है, हम लोग की आयु में कुछ होगी, जो बड़े बूढ़े होंगे उनकी कुछ होगी। तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जब उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, उसी हिसाब से वो जिस प्रकार जैसे जैसे लोगों से मिला रहेगा, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, ज्ञानी लोगों से, अनपढ़ लोगों से, जिस जैसे जैसे माहौल में ढला रहेगा, उसी प्रकार से उसका सामाजिक विकास भी होगा। और जिस तरीके से ये तीनों डिपेंडेंस होंगे उसके, ये तीनों जैसे जैसे डेवलप हुए होंगे, वैसे ही उसकी उसमें नैतिकता का भाव आएगा। नैतिक विकास कहने का मतलब ये है कि उसका व्यवहार कैसा है, वो सही गलत का निर्णय किस प्रकार कर पाता है। ठीक है, यानी कि वो जैसे कोई चीज हुआ, उसके सामने कोई कंडीशन रखी गई, क्या वो करता है? वो चोर का साथ देता है या सिपाही का साथ देता है, सच के साथ जाता है या झूठ के साथ जाता है, ये पूरा पूरा डेवलप करेगा उसके नैतिक विकास पे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट है या 4 आयाम है जो क्या करते हैं? विकास की अवधारणा को परिभाषित करते हैं। या अगर हम कहें कि आप विकास की परिभाषा बताइए, तो सिंपल कहता है, बाल विकास के अंतर्गत बालक के जैविक और बौद्धिक, जैविक मतलब ये पूरा शरीर जिसे जो उसको जीने के लिए आवश्यक है। बाल विकास के अंतर्गत विकास की परिभाषा ये है कि बालक के जैविक और बौद्धिक, बालक के जैविक और बौद्धिक विकास का, ठीक है, बालक के जैविक और बौद्धिक विकास का या विकास के परिवर्तनों का ही निरंतर अध्ययन है। बाल विकास
बालक के बौद्धिक और जैविक परिवर्तनों का या निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन है। मतलब 2 साल में क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ, 6 साल में क्या हुआ, 8 साल में क्या हुआ, इसी परिवर्तन को आप पढ़ लीजिए, यही आपका बाल विकास है। ठीक है, इसी परिवर्तन को आप पढ़ लीजिए, यही आपका बाल विकास हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी परिभाषा और ये हो गई आपकी अवधारणा। क्लियर हो गया? बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप कहेंगे, आपको कहेंगे अरे यार ये अवधारणा में क्या दिक्कत है और परिभाषा में क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए दोनों है एक ही चीज। अवधारणा मतलब ये होता है अच्छा ये है क्या, तो ये बता दिया गया भैया कुछ नहीं है। गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है, यही है बाल विकास। और सेम चीज परिभाषा में बताया गया। अब इसी चीज को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से छाप दिया है। 50 ठो डिफिनेशन है, कितना आप याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको समझ जाइए। अच्छा, विकास मतलब यही है, बच्चे का विकास। अब बच्चे का विकास कैसे कैसे हो सकता है, शरीर बड़ा हुआ तो शारीरिक विकास, दिमाग तेज हुआ तो मानसिक विकास। अच्छा ठीक है, और उसका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करता है, ये हो गया सामाजिक विकास। अब लास्ट में बच्चा है नैतिक वाला। नैतिक का विकास, जब ये तीनों मजबूत हो जाएंगे तो बच्चा अच्छे से निर्णय ले पाएगा, ये हो गया नैतिक विकास। ठीक है, और ये हो गया आपका परिभाषा। क्लियर? अब समझिएगा। अच्छी एक बात बताइए, एक बच्चा जो प्रतिदिन स्कूल जाता है, एक बच्चा जो प्रतिदिन स्कूल जाता है और एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, मान लीजिए वो किसी दुकान पे काम करता है, उसकी मजबूरी है, तो क्या दोनों का विकास सेम होगा? हम मानते हैं दोनों का शरीर सेम हो सकता है, शारीरिक बनावट सेम हो सकती है, दोनों का अच्छा व्यवहार हो सकता है, दोनों में निर्णय लेने की, सही गलत की चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन नॉलेज दोनों का अलग अलग होगा। बच्चे को दुकान की नॉलेज बहुत तगड़ी रहेगी और स्कूल जाने वाले बच्चे को पढ़ने लिखने में उसकी पावर ज्यादा रहेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों में अलग अलग विकास का क्रम होता है और सब बच्चों का विकास अलग अलग होता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बोलने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ चित्रकला में एक्सपर्ट होते हैं। तो सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, किसी की रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, किसी की कम रहती है, किसी की ऊंचाई ज्यादा, किसी की ऊंचाई कम, किसी का दिमाग बहुत तेज, किसी का दिमाग बहुत कम। यानी कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, विकास उतना होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन उनके विकास का जो क्रम होता है, समय होता है, वो अलग अलग होता है। एक ही समय पे, एक ही तारीख पे पैदा हुए बच्चे सेम 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद आप देखेंगे किसी की लंबाई कम रहेगी, किसी की लंबाई ज्यादा रहेगी, किसी का क्या रहेगा, किसी का क्या रहेगा। तो विकास सभी बच्चों में अलग अलग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्यों नहीं अलग अलग होगा? किसी के पापा काले हैं, किसी की मम्मी गोरी है, किसी का घर महल में हुआ, जन्म महल में हुआ, किसी का झोपड़ी में हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, हमने कब कहा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं कि भाई सही बात है। अगर बच्चे का वातावरण अलग है या बच्चा आप कह सकते हैं कि अलग माहौल में हुआ है, तो सिंपल सी बात है अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। यही हमारा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और ये सीटेट में पूछा हुआ है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए आपको क्यों याद करना। अब आप जाएंगे तो यूट्यूब या कहीं वाले दुनिया भर लिखा देंगे, लो लिख लो बेटा, क्यों लिखे हम, ये सब चीजें आपको पता है। कैसे? देखिए, कोई बच्चा है, सिंपल सी बात है। देखिए, पहला चीज समझिएगा, कुछ देखिए ऐसी बीमारियां होती हैं जो माता पिता से बच्चों में आ जाती हैं। जैसे एक बीमारी आपकी है, आंख में रोग होता है, ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। अगर जैसे कि पिताजी को अगर लाल पीला नीला कम दिखाई दे रहा है तो बच्चों में आ जाता है, वो फिक्स है, आना ही आना है। मान लीजिए एक पीढ़ी में नहीं आया तो अगली पीढ़ी में आ जाएगा, उतना तय है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती हैं, बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। बच्चे का तो कोई दोस्त था नहीं कि भैया हमको क्यों ये रोग दे रहे हैं, लेकिन होगा क्योंकि तुम उस घर में आए हो। अर्थात पहला कारक यही है, विकास को जो प्रभावित करता है वो है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता कह लीजिए, या इसी को कहते हैं वंशानुगत। वंशानुगत मतलब कि जैसे आप जिस घर में पैदा हुए हैं या जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसमें ये रोग था या उसमें ये विशेषता थी, तो आप में ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, दूसरी बात होती है, देखिए
कोई बच्चा ऐसी जगह पैदा हुआ जहां स्कूल ही नहीं है, या आप कह लीजिए कि जहां पे ना तो कोई काम है, केवल वहां के ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है कि वहां पे केवल बच्चे जब जन्म लेते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं उनको घर का काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वही करेगा। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो सकता था, बेहतर हो सकता था, वो तो नहीं हो पाया। इसका मतलब उसको ऐसा वातावरण ही नहीं मिला। तो वातावरण भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किस पे? विकास पे। तो बालक के विकास पे या बाल विकास पे ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत गजब के इफेक्ट डालते हैं। अब सीधा पूछता है कि बाल विकास आनुवंशिकता और वातावरण से कैसे संबंधित है? बाल विकास आनुवंशिकता और वातावरण से इसका गुणात्मक संबंध है। गुणात्मक मतलब दोनों का प्रोडक्ट है। अगर दोनों मैच कर गए, मतलब वंशावली के अनुसार बच्चा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और वातावरण अच्छा मिल गया, तब तो वो चेप देगा पूरा, यानी कि एकदम बढ़िया उसका डेवलपमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाए और भाई जन्म से कोई उसको बीमारी ना हो, तो एकदम अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो है ये दो ही है, वातावरण और आनुवंशिकता। ये प्रश्न कई बार पूछा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे पालन पोषण। देखिए, मान लीजिए वातावरण भी अच्छा है और कोई उसको बीमारी भी नहीं है, लेकिन बच्चे का पालन पोषण काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है मतलब समझिएगा, जन्म लिया बच्चा गरीब परिवार में, कोई दिक्कत नहीं है, वातावरण भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। ले आओ, अब स्कूल कहाँ जाएगा वो? तो ये भी एक मोटा सा कारण है, लेकिन इसको इग्नोर किया था, कहीं कहीं किताब में दे दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो ही है, वानसिकता और वातावरण। ठीक है, या आनुवंशिकता और वातावरण एक ही चीज है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, विकास को प्रभावित करने वाले ये दो कारक हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते। देखिए, हमने विकास की अवधारणा समझ ली, हमने विकास को देखा। ठीक है, विकास की अवधारणा और ये समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विकास के चरण में इस टॉपिक से संबंधित और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए इस टॉपिक में, या कह सकते हैं आपकी इस चैप्टर में, हमने आपसे पहले ही कहा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। तो जहां जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा, सब चीज को हम समझेंगे, लेकिन जरूरी ये है, पहली क्लास है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, तो इसको हम अच्छे से समझें। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए आगे समझिए। देखिए, अब जो हमारा अगला टर्म है कि विकास की अवधारणा तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं विकास होता कैसे है। अब होता कैसे है का मतलब ये है कि कोई तो होगा जो खोजा होगा कि विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है, बच्चा जब छोटा सा भ्रूण में होता है वो धीरे धीरे बड़ा कैसे होता है, उसका कौन सा अंग कौन से अंग का निर्माण होता है, कैसे बनता है, पहले पैर बनता है कि पहले सर बनता है, पहले हाथ बनता है, पहले नाक बनता है, क्या बनता है। इस संदर्भ में हम चीजों को समझते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको कहा गया विशेषताएं, आप कह सकते हैं। अगर आप विशेषताएं नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कह सकते हैं क्रम, विकास का क्रम भी समझ लीजिए। ठीक है, क्रम। देखिए, विकास के क्रम के संदर्भ में विकास कैसा होता है, इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अब वो दोनों सिद्धांत हम समझाते हैं आपको कौन कौन से। देखिए, पहला जो सिद्धांत है वो है सीफेलो। देखिए, सीफेलो, एक मिनट, सीफेलो कैडिक, सीफेलो कैडिक। ठीक है, देखिए सिफेलो कैडिक। अब देखिए ये क्या विकास है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सिफेलो कैडिक क्या है? कैडिकल होता है, जैसे कि कैडल होता है, सी हाँ डी एल। ठीक है, कैडल। देखिए, सिफेलो कैडल। अब ये सिफेलो कैडल क्या है, इसको हम समझते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर हम हिंदी में इसको कहें तो सी फेलो केडल ये बोलते हैं। अब इसका और कुछ नाम, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि सिफेलो कैडल क्या है। विकास के क्रम में हम पढ़ रहे हैं विकास कैसे होता है। पहला है सिफेलो कैडल। सिफेलो कैडल का मतलब है विकास सिर से लेके पैर की तरफ होता है। किधर होता है? सिर से लेके पैर की तरफ होता है। अर्थात अगर ये बच्चा है, ठीक है, अगर ये बच्चा है तो इसका विकास आप समझ लीजिएगा ऐसे होगा, सर से लेके इधर की तरफ, सर से लेके
पैर की तरफ, सर से लेके पैर की तरफ, सर से लेके पैर की तरफ, यानी कि उसका विकास पहले ये बनता है, इसके बाद ऐसे, इसके बाद नीचे ऐसे आप फैल जाइए, ये बनता है, फिर ये दोनों ऐसे 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 डेवलप होता है ना, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। क्योंकि अगर आप टर्म समझें, सिफेलो मतलब होता है सिर और कैडल मतलब होता है नीचे का हिस्सा, या आप इसको कह सकते हैं धड़, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं निचला हिस्सा, पूंछ बोलते हैं। कैडल मतलब पूंछ होता है, या इसको तो निचला सीधा कह दिया, पूंछ ही मान लीजिए, चलिए क्या मान लीजिए, पूंछ। तो आदमी का विकास सर से लेके नीचे की ओर होता है, सर से लेके नीचे की ओर होता है। जब यह सिद्धांत दिया गया तो इस पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ, कैसे, हम कैसे मान लें। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए उसका पैर का विकास होता, पहले पैर का विकास होता, तो ये ऐसे ऐसे हाथ मारने से पहले दौड़ने लगता, दौड़ने लगता। तो इसी बेस पे कहा गया बच्चे का पहले ये विकसित होता है, फिर ये दोनों हाथ होता है, फिर पेट होता है, फिर लास्ट में पैर होता है। इसीलिए बच्चा पहले चलना नहीं सीख पाता, वो हाथ चलाएगा, पैर भी चलाता है, बट उसके यहाँ इतना दम नहीं होता कि वो चल पाए। तो सबसे पहले सर का विकास, फिर इसका यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, बालक का ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। ये थ्योरी कही गई थी सिफेलोकैडल में, ठीक है, सिफेलोकैडल में कही गई थी, जिसमें सिफेलो का अर्थ है सिर, कैडल का अर्थ है पैर, अर्थात विकास का क्रम ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसको कहा गया सिफेलोकैडल, ठीक है, या सर से धड़ की तरफ होता है। ये हो गया सर, ये हो गया धड़, सर से धड़ की ओर, सर से धड़ की ओर। इसे वो ऊपर से नीचे वाले सिद्धांत को भी कहते हैं, विकास का इधर से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने आपको समझा दिया, क्लियर। अब आती है दूसरी बात, देखिए ये हो गया ना, अब दूसरी बात आती है, इसको समझिएगा। इसका नाम है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका अर्थ है, या आप कह सकते हैं विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब बाहर की ओर क्या होता है ये तो हमको समझ में नहीं आया, या इसको बोलता है कि केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ले आओ, ये तो नहीं समझ में आया, कैसे समझिए। पहले सिद्धांत में यह बताया गया कि बालक का विकास सर से लेके नीचे की ओर होता है। दूसरे सिद्धांत में कह रहा है कि बालक का विकास केंद्र से लेके कहां होता है, बाहर की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल मोटा समझिएगा, जैसे हम आपसे कह दें, मान लीजिए ये कोई एक पतली, ये मान लीजिए मानव है, ठीक है, एक पतली सी रस्सी। अब इसका जो विकास है मानव का ना, इसका विकास जो है ये ऐसे होता है, ये इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का मतलब ये चारों तरफ ऐसे से फैलता जाता है, फैलता जाता है। अर्थात अब अगर ये बीच में मान लीजिए एक रस्सी है, एक डंडा है, उस डंडे के इधर भी, इधर भी, इधर भी, सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर मानव का विकास होता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मानव का बीच वाला हिस्सा है तो विकास ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है, और सारी चीजें फैलती जाती हैं। जैसे सबसे पहले बताया गया कि रीढ़ की हड्डी आती है, फिर रीढ़ की हड्डी से नसें चारों तरफ फैल जाती हैं। मानव का जो ये जैसे पहले ये पूरा वक्ष बनता है, फिर ये हाथ बाहर निकलते हैं, ये पैर बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसलिए माना गया कि पहले केंद्रीय भाग बनता है, बीच वाला भाग बनता है, उसके बाद बाहरी वाला भाग, पहले बीच वाला फिर बाहरी वाला, फिर पहले बीच वाला बाहरी वाला। इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब इसका एग्जांपल पूछा गया, कैसे, कैसे मान लें। देखो आपका हाथ जितना मजबूत यहां होगा, उससे थोड़ा कम यहां होगा, उससे और कम यहां होगा, और एकदम कम यहां उंगली पे होगा। तो ये माना गया पहले ई डेवलपमेंट हुआ, फिर ई हुआ, फिर ई हुआ, फिर ई हुआ, और लास्ट में ये हुआ। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर या परिधि की ओर। अगर आप वृत्त को समझें तो ये केंद्र है और ये परिधि है। तो ऐसा कहा गया कि बाल विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। और इन्हीं दोनों को सिद्धांत को सम्मिलित कर दिया गया और बताया गया कि बाल विकास में ये दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिसमें पहला है सिफेलोकैडल जो सर से धड़ की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्मल डिस्टल जो कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब बात ये आती है यार ये याद कैसे करें, और ये पूछता है, पक्का पूछता है, एग्जाम बहुत तगड़ा पूछता है कि बाल विकास में सर से धड़ की ओर विकसित होने वाले को क्या कहा जाता है। तो भयानक नाम देगा, आपको कंफ्यूज आएंगे, ध्यान समझिएगा। इसके नाम में है सी फैलो, सी मतलब सर,
तो जहां सी आया सर, काम खत्म। ठीक है, सर से हमें चलना है। और दूसरा तो आप याद ही कर लेंगे, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत हो गए किसके, ये दो सिद्धांत हो गए विकास के, जो कि पहला हमारा सर से धड़ की ओर चलता है, और दूसरा हमारा कहाँ चलता है, दूसरा हमारा चलता है आप कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए ये विकास जो है लचीला और प्रासंगिक होता है। लचीला मतलब जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होगी उसी हिसाब से वो ऊपर नीचे होता है। लचीला मतलब जैसे कि जहां हमें कंडीशन आएगी हार्ड बनना का हम हार्ड बन जाएंगे, जहां सॉफ्ट बनना वहां सॉफ्ट बन जाएंगे। यानी कि बच्चे का जब विकास तेजी से होना होगा तो तेजी से हो जाएगा, जब बच्चे को खाने की नहीं मिलेगी, डाउनफॉल आएगा तो आराम से स्लो, ऐसा नहीं एकदम में स्लो हो जाए स्वाहा हो जाए, या इतना हाई हो जाए नस फट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से लचीले के साथ। अप्रासंगिक मतलब जितना चाहिए उतना ही। ठीक है, जितना विकास होना चाहिए उतना ही विकास होता है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा। अब हमने विकास, अब आपको समझ में आया विकास की अवधारणा कितनी हो गई हमारी, हमने इसमें समझ लिया क्या सिद्धांत है, कैसे कैसे है। घबराइएगा नहीं, अभी विकास के सिद्धांत सब पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले जो चीजें हैं, जो टॉपिक है, हम टॉपिक को कवर करते हैं। विकास की अवधारणा, ये टॉपिक हमने लगभग लगभग कवर कर दिया। अब बात करते हैं इसका अधिगम से संबंध कैसे है। अधिगम से इसका संबंध कैसे है, पहले समझिए अधिगम मतलब होता क्या है। ठीक है, एक सेकंड देख लो वीडियो। देखिए अधिगम से संबंध समझते हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखना यानी कि जानना। अब विकास का अधिगम से संबंध क्या है, कुछ समझ नहीं आया। देखिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि विकास और अधिगम, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित है। ले उन्होंने कह दिया कि परस्पर जुड़े हैं मान लीजिए, या परस्पर ये संबंधित हैं। कैसे हैं भैया, हमें क्या पता कैसे हैं, आइए समझते हैं। देखिए एक बात बताइए, देखिए किसी बच्चे का जैसे अगर जैसे कोई बच्चा है, सिंपल सी बात है, उसको बच्चे को 5 किलो उठाओ, उठा लेगा वो? नहीं उठा पाएगा। हम लोग को कहते हैं हम लोग 5 किलो उठा कैसे फेंक देंगे, ऐसे उठा के फेंक देंगे। ठीक है, अब बच्चे से कह दीजिए चलो ये इंग्लिश पढ़ के दिखाओ, 2 साल 3 साल का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें आप बताइए क्या समझ में आया। इसमें यह हुआ कि बड़ा बच्चा पढ़ ले रहा है, या कोई बच्चा पढ़ा लिखा है वो पढ़ ले रहा है, और जो बड़ा बच्चा है, जो ताकतवर बच्चा है, वो वजन को उठा ले रहा है। वजन को छोटा बच्चा जिसका शरीर कम है नहीं उठा पाया, बड़ा बच्चा जो उठा लिया। ठीक है, अर्थात जो बच्चा शारीरिक रूप से विकसित था उसने वजन उठा लिया, या जो बच्चा मानसिक रूप से विकसित था उसने पढ़ लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जितना डेवलपमेंट हुआ रहेगा, जितना डेवलपमेंट हुआ रहेगा उतना ही चीजों को आप बहुत तेजी से सीखेंगे। यानी कि देखिए जिस बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास जितना अधिक हुआ रहेगा, जितना अधिक बढ़ा रहेगा, वो चीजों को उतनी ही तेजी से सीखेगा, उतनी ही तेजी से सीखेगा, उतनी ही तेजी से सीखेगा। अर्थात विकास, ध्यान समझिएगा, विकास अधिगम को जागृत करता है। अब ये जागृत मतलब क्या है, अधिगम को जागृत करता है। देखिए जिसका विकास जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही तेजी से चीजों को सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि चीजों को, जो चीज उसको 2 दिन में सीखनी है वो फट से सीख जाएगा। जिसका देखिए जैसे जिसका मान लीजिए मेंटल लेवल बहुत हाई हो गया, उसका दिमाग बहुत तेज हो गया। तेज कैसे हो गया, सीख सीख के ही तेज हुआ है, तो और तेज सीखेगा वो। ठीक है, सीख सीख के तेज हुआ ना, तो नई चीजों को वो और तेज से सीखेगा। तो इसीलिए कहा गया कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो चीजों को, या कह सकते हैं आप अधिगम को जागृत करता है, या अधिगम को बहुत तेजी से सीखता है। ले मारा मार्कर टूट गया। ठीक है, अधिगम को बहुत तेजी से सीखता है। ठीक है, विकास जो है, अगर जिसका विकास या डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है वो अधिगम को तेजी से सीखता है। क्लियर? अच्छा, तो अधिगम क्या करता है, देखिए समझिएगा। विकास अगर हुआ तो आप तेजी से चीजों को सीखेंगे, अधिगम। अच्छा, और जब आप नई चीजों को सीखेंगे, उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपकी मेंटल लेवल बढ़ेगी, मेंटल लेवल बढ़ेगी।
अर्थात विकास तो अधिगम को जागृत करता है, शुरू करता है, कह लीजिए जागृत करता है, और अधिगम विकास को संभव बनाता है। संभव मतलब अब ये विकास होना चाहिए या अब ये होना चाहिए। जैसे एक बॉडी बिल्डर है, अब बॉडी बिल्डर अगर उसने सीखा कि अच्छा हमें ये एक्सरसाइज करनी है तब हमारे मसल्स आएंगे, तो ये सीख लिया, अब उस सीख को ये प्रयोग करके अपना मसल्स बनाएगा, अपनी बॉडी को मजबूत कर लेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए विकास का संबंध अधिगम से, अधिगम का संबंध विकास से, विकास का संबंध अधिगम से, अधिगम का संबंध विकास से, अर्थात विकास और अधिगम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। देखिए, अगर शारीरिक विकास की बात करें, देखिए हमारा टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो चुका है। शारीरिक विकास, दूसरा हम बात करें मानसिक विकास, यही हमने पढ़ा था ना अभी, मानसिक विकास। तीसरा हम बात करें सामाजिक, कह लीजिए इसको, या इसको भावनात्मक भी कह सकते हैं आप, ये विकास। ठीक है, देखिए समझिएगा, जब आपका शारीरिक विकास तेज होगा, आप हष्ट पुष्ट होंगे, तो आप चीजों को बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप, क्योंकि कहा गया ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो शारीरिक विकास से अधिगम की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है, या अधिगम तेजी से हम लोग चीजों को सीखने लगते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए कोई लोहार है, हथौड़ा चलाता है, अगर उसका शरीर मजबूत रहेगा तो कटाकट कटाकट चलाएगा थोड़ा। कोई बालू खींचता है, कोई ट्रक चलाता है तो बढ़िया से चलाएगा, उसका हाथ तो ठीक रहेगा। तो शारीरिक विकास अधिगम को तेजी से बढ़ाता है। आगे अगर मानसिक विकास होगा तो उसकी बुद्धि तीव्र होगी और ज्ञान को, संज्ञानात्मक ज्ञान को अस्थायी रूप से वो संचित कर लेगा। ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, अस्थायी रूप से अधिगम यानी कि जो चीजों को सीखा है वो, उसको स्टोर कितना समय तक कर पा रहा है, कब तक रख पा रहा है, ये पूरा पूरा डिपेंड करेगा किस पे? मानसिक विकास पे। अगर उसका मानसिक विकास अच्छा है तो जो चीजें वो सीखेगा उसको बढ़िया से स्टोर करता चला जाएगा। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास मतलब ये कि जैसे कि वो रिश्ते नातों को, संबंधों को कैसे मेंटेन करता है, लोगों से कैसे बातचीत करता है, और कितना संवेदनशील है, कितना जानवरों के प्रति संवेदनशील है, कितना लोगों के प्रति संवेदनशील है, किसको कैसे टैकल करता है, ये आपका आता है सामाजिक विकास में। लास्ट में आपका है नैतिक विकास। नैतिक विकास में ये चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सही गलत की परिभाषा, बच्चा किस प्रकार से निर्णय ले पाता है कि मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये गलत है, ये भी डिपेंड करता है नैतिक विकास पे। ठीक है, तो ये हुआ अधिगम, ये हुआ विकास, ये हुआ विकास, और यहाँ पे जो सामाजिक, मैंने आपको बताया था भावनात्मक विचारधाराएं जो होती हैं, ये आपका हो गया अधिगम। अधिगम विकास, विकास अधिगम। तो अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। दिमाग में आपको आ रहा होगा, अच्छा जब हम अच्छी चीजें सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी तो शरीर को फायदा होगा, तभी तो विकास होगा। तो बाबू, जब आपका दिमागवा विकसित रहेगा तभी आप सोच पाएंगे। यानी कि अधिगम विकास, विकास अधिगम, दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ब्राफेन बेरन, ब्राफेन बेरन। ठीक है, इन्होंने इन सब को बताया था अपने पारिस्थितिकी मॉडल में। ये हम बाद में समझेंगे जब इनका टाइम आएगा तब। अभी बस आप इतना समझिए कि ब्राफेन बेरन थे, इन्होंने पारिस्थितिकी मॉडल दिया जिसमें इन्होंने विकास के क्रम को समझाया था, और इन्होंने बताया कि विकास माइक्रो सिस्टम से लेकर के, देखिए माइक्रो सिस्टम से लेकर के मैक्रो सिस्टम, माइक्रो से लेकर के मैक्रो सिस्टम की तरफ चलता है। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या? माइक्रो मतलब छोटी और मैक्रो मतलब बड़ी, यानी कि जो विकास होता है वो छोटे छोटे चीजों से प्रारंभ होता है। जैसे बच्चा पहले अपनी मम्मी से सीखेगा, फिर परिवार से सीखेगा, फिर उसके आगे चलेगा तो पड़ोसी सीखेगा, दोस्तों सीखेगा, फिर अपने गांव वालों से सीखेगा, धीरे धीरे वो समाज में आएगा और तब अन्य चीजों से सीखना वो प्रारंभ करेगा। ये बताया था किसने? ब्राफेन बेरन पारिस्थितिकी मॉडल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि अप्रिशिएट हो, चीजें कहाँ कहाँ सुधारनी है जरूर बताइएगा, उसको हम डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे से उसको समझाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध क्लियर होता है। इन चीजों को आप अच्छे समझिएगा। अगर आप टॉपिक समझे रहेंगे तो अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।